हेलो। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। आपके एग्जाम आज जो आपके पेपर है, आज जो आपके साइंस के पेपर है, आज जो आपके साइंस के पेपर हैं, उसके लिए मैं आपको 40 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, उसमें मैं कुछ अपना सहयोग देना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसे देखकर मेरे भाई जरूर जाओगे। आपको एग्जाम में जरूर इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, 40 में 40 नंबर लाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मेरा पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्लेन का नियम किसे कहते हैं? तो आप याद रखोगे साइन आई बटा साइन आर, जो किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्लेन का नियम कहते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। ठीक है, अगर वही आपसे लेंस में पूछे तो क्या हो जाएगा? वन बट्टा भी माइनस वन बट्टा यू बराबर वन बट्टा एफ। ठीक है, लेंस की क्षमता का क्या होता है? पी का, लेंस की क्षमता पी होती है, उसे उसे क्या लिखते हैं? वन बट्टा एफ के बराबर होता है। क्या होता है? वन बट्टा एफ के बराबर होता है, लेकिन एफ किसमें होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर वही पी एफ का मान सेंटीमीटर में हो जाएगा तो क्या होगा? 100 ऊपर हो जाएगा और एफ नीचे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्षमता कैसे, मतलब क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर किसके बराबर होता है? प्रति मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रति मीटर के बराबर होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में दंत विशेषज्ञ किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में दंत विशेषज्ञ, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? गाड़ी के साइड मिरर में होता है। ठीक है, समतल दर्पण कैसी प्रतिबिंब बनाती है? प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर बनाती है। ठीक है, ये समतल दर्पण ही पार्श्व परिवर्तन को दिखाती है। ये पॉइंट पे आप याद रखोगे। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है मेरा यहाँ पे, अगला आपको जानना है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की नहीं दिखता पर निकट का दिखता है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं? हम अवतल लेंस से करते हैं। और दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं? उत्तल लेंस से करते हैं। ठीक है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना है ना, वायुव्य अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश का नीला रंग दिखना प्रकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है मेरे भाई, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, विद्युत धारा में आपको जानना है ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा भी बराबर आई आर। क्या होता है? भी बराबर आई आर, है ना। निश्चित ताप पर किसी विद्युत धारा से प्रवाहित, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, है ना, से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपको बस मैं उतना परिभाषा वगैरह यहाँ पे नहीं बता रहा। ठीक है, बस आपको मैं यहाँ पे जो आएंगे निम्नलिखित में से ओम के नियम कौन है, किस मतलब कौन किसके बराबर है, मतलब ओम के नियम किसे निरूपित करता है? तो भी बराबर आई आर को निरूपित करता है। ठीक है, शक्ति जहां आएगा तो पी बराबर भी आई आएगा। यही पी जो है आई स्क्वायर आर के बराबर होता है, यही पी जो है जी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, उष्मा एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। आपको पूछेगा उष्मा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो कहना चाहिए, पता होना चाहिए आपको आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, एमीटर किस क्रम में जोड़ा रहता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी होती है? जनित्र होती है। कौन सी होती है मेरे भाई? जनित्र होती है। ठीक है, मैं मैं जो है रिवीजन मैं जो है रिवीजन पर्पज से दिखा रहा हूँ आपको। आपको बस एक बार गो थ्रू करके जाना है। ये 5-10 मिनट के जितने भी वीडियो हैं, एक बार बस देख के जाओ। एग्जाम में आपको जरूर यहाँ से फायदा मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं ये दावा नहीं करता यहाँ से ही आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा आपसे। पर आपको एक बार देख कर जाना चाहिए, आपको डेफिनेटली यहाँ से फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो अगला है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हमारे भाई? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, है ना। देखो जब एक टूट कर दो या दो से अधिक बन गया तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन। यही अगर दो जुड़कर दो जुड़कर एक बन जाए एक बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील धातु अपने किसी यौगिक से कम क्रियाशील धातु, जैसे कॉपर जो है आयरन से कम क्रियाशील धातु, उसको हटाकर अपना जगह ले लेता है। देखो Fe जो है Cu को हटा के कहाँ कर दिया? साइड कर दिया। और यही Fe जो है SO4 के साथ मिलकर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो आप याद रखोगे, आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, तो आप याद रखोगे, देखोगे जिसमें, अगर मान लिया जाए यहाँ दे रखा है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लिया जाए मैं आपको ऐसा कह दूं कि देखो यहाँ पर Fe दे रखा है, आप ऐसे ही देखना। और ये अगले यौगिक को आप देखोगे तो देखोगे अगर इसमें से किसी यौगिक को हटा के, इसमें ये जो है Fe हो या यहाँ पर कुछ भी हो, ये इसमें आ गया, और किसी यौगिक को हटा के क्या कर दिया? साइड में कर दिया, इस साइड कर दिया, और यहाँ पर जो है
बाद बाकी इसमें जो बचे हैं उसके साथ मिलकर यहाँ पर वो आ जाते हैं। तो क्या समझ आना, उसे विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सब कुछ सेम ही रहता है, सब कुछ सेम ही रहता है, जितने हैं सब कुछ सेम ही रहते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ लिखा है श्वसन। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। भोजन का पचना क्या है, वियोजन या उपचयन अभिक्रिया। वियोजन या उपचयन अभिक्रिया कहोगे आप इसे। ठीक है, दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है, किण्वन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई, किण्वन अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, हम समझ लो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना। ठीक है, और उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन समझ आ गया। और अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन कहते हैं ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का, मेरे भाई, हाइड्रोजन का क्या होना, जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का कम होना। तो मेरे भाई इतने पॉइंट आपको कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जानना आपको जरूरी है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, सी। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, CaOCl2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप जिसे बोलते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, धोबन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। नीला सोता का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान मेरे भाई कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, रक्त का पीएच मान याद रखोगे 7.4 होता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ 7 है, 7 से इधर क्या होगा, अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्ल, और 7 से जो ऊपर जितने भी होते हैं 14 तक होते हैं मैक्सिमम, है ना, पीएच मान 14 तक होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, क्षार बोल दो, बस जो भी बोला है वो बोल दो। ठीक है, आप जैसे जैसे 7 से हम कम होते जाएंगे अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम 7 से इसमें अधिक होते जाएंगे अम्लीय गुण, सॉरी, क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको काम आएंगे इस पर डेफिनेटली एग्जाम में। अगले पे चलो, अगला क्या है, देखो, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु का नाम क्या है, पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु का नाम क्या है, ब्रोमीन। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है मेरे भाई, पीतल मिश्र धातु है, इसमें क्या रहता है, कॉपर रहता है और जिंक रहता है। सोल्डर मिश्र धातु है, ये कहेगा किसका है, तो पीबी और एसएन का है। ठीक है, पीबी और एसएन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक पूछेगा तो आप क्या कहोगे, CHO। ठीक है, एल्कोहल का कहेगा तो क्या कहोगे, OH। ठीक है मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कहेगा तो COOH ये कहोगे, और कीटोन का फॉर्मूला पूछेगा तो ये कहोगे। लेकिन ये भी स्ट्रक्चर याद रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है, तो ये भी ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको लेकर। देखो यहाँ पे कुछ बात जाने हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये आवर्त सारणी आपको क्या करना है मेरे भाई, आवर्त सारणी आपको जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीआई है। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो कुल आवर्त की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 7 होती है। ये जो है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये जो डब्बा होते हैं, 1 2 3, ये टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, मोजले, मोजले देखो, याद रखोगे, मोजले की परमाणु संख्या जो है, मोजले जो अब आधुनिक आवर्त सारणी थी, वो जो है परमाणु संख्या पर क्या थी, परमाणु संख्या पर आधारित थी। मतलब ये कह सकते हो परमाणु संख्या के आवर्त फलन थे। लेकिन वही मेंडलीव साहब जो आवर्त सारणी दिए थे, वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन थे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो, वर्ग एक को हम क्या कहते हैं, क्षार धातु। वर्ग 17 को क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। इसमें क्या था, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। अक्रिय गैस कौन सी, अक्रिय गैस, या जो है, अक्रिय गैस वर्ग नंबर कितने में आते हैं भाई, 18 में आते हैं। ठीक है, इसे आप आदर्श गैस, नोबेल गैस सब कुछ कहते हो। ठीक है, इसमें आप याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, और रेडन, जेनन और रेडन, आप ये बात याद रखोगे मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड और भी बातें हैं, पर वीडियो लंबी बनेगी, उतने फायदे नहीं, आपके टाइम बहुत कम है। आप अब एग्जाम हॉल में आप एंट्री करोगे आप, इसलिए लास्ट समय में आपको देख के जाने हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, इसमें जानने हैं। ठीक है, पोषण। ठीक है, पोषण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, एक होता है परपोषण। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो छोड़ो पोषण चैप्टर हम पढ़, पोषण चैप्टर में हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है, ठीक है, स्वपोषी, स्वपोषी पहले जानो ठीक है, स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है, स्वपोषी के उदाहरण कौन से है, हरे पेड़ पौधे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और परजीवी का उदाहरण पूछे तो क्या कहोगे आप, अमरवेल। मृतजीवी का उदाहरण पूछे तो क्या कहोगे आप, कवक कहोगे। ठीक है मेरे भाई, देखो श्वसन कितने तरीके के होते हैं, वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय श्वसन किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में कितना ऊष्मा निकलता है, 36 से 38 एटीपी, और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा निकलता है। साथ ही साथ एथेनॉल बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, देखो, रंध्र जो है, रंध्र के जो है गेट पे लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। क्या कहते हैं मेरे भाई, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका कभी खुलता है, कभी क्या होता है, बंद होता है। ठीक है मेरे भाई,
ठीक है। गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है मेरे भाई? रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, और देखो याद रखेंगे, जाइलम, जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधे में जल लेकर जाता है, जल, जमीन से जल लेकर विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? बनाए गए भोजन को क्या करता है? हर एक विभिन्न जगहों पर क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर हर एक जगह फैलाता है। ठीक है मेरे भाई। अब आपको साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपको साथ साथ आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए मेरे भाई? क्या पता होना चाहिए बता दो? आपको यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण को एक बार आपको याद करना है मेरे भाई, तो एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नियंत्रण एवं संवहन में कुछ आपको बातें ध्यान रखने हैं। क्या बात ध्यान रखने हैं? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग है? मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, हाँ, घेंगा रोग होता है। एंड्रियल को क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लगा लिखा है ऑक्सीन, ऑक्सीन जो है कौन सा है? वृद्धि हार्मोन है, पेड़ पौधे में वृद्धि हार्मोन है। एब्सेसिकम, पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है? एब्सिसिकम के कारण होता है। एथिलीन को क्या कहते हैं? हम फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब वो तंत्रिका तंत्र में जो खाली स्थान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सिनेप्स कहते हैं। ये जो जॉइंट पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। क्या करोगे मेरे भाई? इसे ध्यान दोगे, इस पे क्या करोगे मेरे भाई? इस पे ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान देना। क्या करना है? ध्यान देना है। क्या करना है? आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला आपको जानने हैं यहाँ पे, मतलब मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। जो खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, देखो, नर भाग, पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, और स्त्री भाग को क्या कहते हैं? मादा भाग को क्या कहते हैं हम? स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निषेचन, मनुष्य में जो निषेचन होता है कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं पर उतनी बात अभी आपको जानने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, लास्ट समय में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे देखो, अनुवांशिक, अनुवांशिक जी पिता किसे कहते हैं? मेंडल कैसे आपको किसे कहते हैं? मेंडल। ठीक है, किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण कैसे होता है? अगर एक्स वाई रहे तो क्या होगा? मेल होगा। अगर एक्स एक्स रहेगा गुणसूत्र तो क्या हो जाएगा? फीमेल होगा। ठीक है, इसने बुक, मेंडल साहब ने कौन सी बुक लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सॉरी यार मेंडल ने, गलती कह दिया हमने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? डार्विन के द्वारा लिखी गई बुक है। किसके द्वारा लिखी गई बुक है? डार्विन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, एनवायरमेंट आप देख लेना, घास बकरी खाती है, बकरी को इंसान खाता है, मानव खाता है। ठीक है, तरीके से आप एक वैसे देख लोगे। ठीक है, ओजोन की सूत्र क्या है? O3। ठीक है, परावैंगनिक किरण से रक्षा, ओजोन क्या करता है? हमें परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देख लो। एक एचपी, आप ध्यान रखो, एक एचपी किस बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हीटर की कुंडली किसी बनी होता है? नाइक्रोम का बना होता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर और एसी में किया जाता है। विद्युत दल फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? तो इतना बात आप क्या करोगे? याद रखो कि उतना याद रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, इतने ये जो हमने करवाए ये क्या है? बहुत ईवीआई है। आप इसे एक बार देखकर मेरे भाई जरूर जाओगे, ताकि आपके एग्जाम में आए तो क्या हो, वहां पर परेशान ना हो। ठीक है, तो अब हम, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको किस तरीके से लग रहे हैं। आपको जो मैं बताया आपके एग्जाम में आया ही नहीं, आप जरूर नहीं आएंगे तो फिर भी बताओगे नहीं आएंगे, मैं फिर मैं और अच्छा कोशिश करूंगा अगले बार। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टॉपर्स मेरे। ठीक है, तो आप जाओ, आत्मविश्वास रखो, जीत आपकी होगी। एग्जाम को 4 कराना है, परेशान मत होना है। ठीक है मेरे भाई, आके हमें कमेंट जरूर करोगे कि आपका पेपर कैसा रहा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम आपको शाम में।